लिख लिए दोनों पॉइंट। एक और देखना कि सबसे पहले जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ क्या हुआ था, द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, उसका कोई दिक्कत नहीं है, द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वो भी कितने टाइम पीरियड के दौरान हुआ है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अजातशत्रु, यानी द फर्स्ट बुद्ध काउंसिल वाज डन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अजातशत्रु, और इन्हीं के टाइम में बुद्धा की डेथ भी हुई है। कहां पे, कहां पे, अरे वो हो जाएगा, कहां पे, कहां हुई है डेथ, कुशीनगर, प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश। एक चीज और याद रखना कि इन दोनों ही जगह स्तूप्स हैं, क्या हैं, चलो दो पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहला फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, इसके साथ इसका मिलिट्री वेपन्स दोनों के नाम लिख लेना, क्योंकि अब एग्जाम में पुराने नाम से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। इस बार भी देखोगे कुछ ना कुछ पुराना नाम आया है कि पुराने जमाने में बटखरा को क्या कहते थे, है ना, वेपन्स को क्या कहते थे। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा सा नोट कर लेना, महाशिला कंटका और इसके साथ रथ मूसला, इन दोनों पॉइंट को नोट कर लेना, हो सके तो लिख दो। लास्ट, उदयन फाउंडेड द न्यू कैपिटल एट पाटलिपुत्र, यानी कि द फर्स्ट, या जब जिसको श्रेय देंगे टू फाउंड द मॉडर्न पाटलिपुत्र इज उदयन, ठीक है। एंड द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड सोर रिवर, द पाटलिपुत्र हैड अ वेरी स्ट्रेटेजिक लोकेशन एट इट ले एट द सेंटर ऑफ मगध किंगडम which then extended from the Himalayas in the north to the Chota Nagpur hill in the south। अगर हम बात करें एक्सटेंशन ऑफ मगध की, तो नॉर्थ में किसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, साउथ में किसकी बात हो रही है, यानी कि इस पूरे के पूरे एरिया में सबसे बड़ा महाजनपद का जन्म हुआ था, और इस महाजनपद के बिल्कुल सेंटर में था, और जो एक स्ट्रैटेजिक क्या था, वाटर फ्रंट या फिर जलदुर्ग। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेना। प्रोबेबली वाज मर्डर्ड एट द इनिशिएशन ऑफ पालका द किंग ऑफ अवंती, की केस की भी डेथ वैसे हुई थी। उदयन की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना दैट ही फाउंडेड द न्यू कैपिटल एट, बस इसको यही याद रखना है। शिशुनाग डायनेस्टी, the Shishunag was early as Amyata high rank official at the Varanasi, and it is believed that people of Magad outraged by the successive paradigm of Udayin appointed Shishunag as king। याद ये रखना कि शिशुनाग कोई जन्म से ही किंग नहीं थे, ये जन्म से भी, ये दरअसल एक आमत्या थे, आमत्या कहते हैं वॉइसरॉय। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से हमको समझ में आया, क्या आया है समझ में, क्या आया है समझ में, आत्म्य आम्यत, आमत्या लिखा है लेकिन इसको हैंग हो रहा है क्या, अम्यत कहा, बूथा पहना है, इसको अम्यत कहा गया है, ठीक है। हुआ ये कि जब शिशुनाग को बनाया गया था तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि उदयन कुछ खास रूलर नहीं था। हाँ वो अलग बात है, कैपिटल सिटी बनाया, सारा कुछ बनाया, लेकिन इसके टाइम पीरियड में लोग बहुत ज्यादा नाराज थे इससे, बहुत रीजन हो सकते हैं, और इसी के लिए शिशुनाग को अपॉइंट किया गया, शिशुनाग वंश को अपॉइंट किया गया, जो कि कहां के वॉइसरॉय रहा करते थे, वाराणसी के। एक बात याद रखना, ये अभी कौन से जनपद में है, कौशली काशी लिखे हैं यार, वो लिख रहा है ऐसा, हाँ ठीक है, हो गया। टेम्पोरली शिफ्टेड कैपिटल टू वैशाली। एक बात याद रखना, ड्यूरिंग बिंबिसार एंड अजात शत्रु कैपिटल क्या है, राजगीर और नहीं नहीं, सिर्फ राजगीर। और ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ उदयन ही मेड, और शिशुनाग डायनेस्टी के बाद कैपिटल कहां शिफ्ट किया गया है, यानी ये तीन जगह, लेकिन स्टार्टिंग में कौन सा है, राजगीर या राजगृह या ग्रीवरजा। Temporarily shifted capital to Vaishali. The most important achievement of Shishunag was defeat Avanti, Pradyutta dynasty, and make it a part of Magad.
यानी किसी जमाने में बिंबिसार से जिसका दोस्ती यारी था, किससे? देखो यहां पे होगा प्रद्युत लिखा हुआ। अवंती के राजा, उनके साथ दोस्ती थी, लेकिन उसको शिशुनाग हरा करके किसमें शामिल कर लिया? उसको तो नहीं, क्योंकि उसकी डेथ हो गई होगी बहुत पहले ही, बिंबिसार के टाइम में था और अब शिशुनाग डायनेस्टी आ गया है। लेकिन एक चीज हम देख पा रहे हैं कि जो प्रद्युत डायनेस्टी था उसको मगध में पार्ट बनाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है शिशुनाग को। स्क्रीन भी यार बहुत ज्यादा पता है गंदा टाइप का हो गया है। क्या कह रहे हो? वैशाली को कैपिटल बनाने का इसका मेन रीजन था कि ये बोला कि भाई ऐसा है, राजगीर और पाटलिपुत्र तो बन चुका है, वैशाली को बनाने का हम ये रखेंगे क्योंकि वैशाली में इसके कुछ ऐसे फैमिलीज थे जो इसके, क्या बोले कि थोड़ा बुरा भी ना लगे और बात भी कह दिया जाए, इसके चापलूस टाइप के कुछ क्लैंस थे, ठीक है, जो इसको थोड़ा मदद करना चाहते थे। और राजगीर और पाटलिपुत्र को नहीं बनाने का इसका ये था क्योंकि ये चाहता था कि भाई हम अपने आप में जब एक बड़े लीडर हैं तो दोनों तो कैपिटल बना ही चुका है, पाटलिपुत्र भी कैपिटल बन चुका है और कैपिटल बन चुका है, और क्योंकि बुद्ध के समय में वैशाली एक अपने आप में एक बड़ा जगह बन करके उभरा तो ये इसको अपना बड़ा जगह बनाने की भी कोशिश किया। कुछ खास इसका खैर रहा नहीं है। सन वॉज सक्सीडेड बाय शिशुनाग ऑल्सो नोन एज द करवरका अकॉर्डिंग टू द पुरानाज। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड एट वाराणसी। बुद्ध के लेकर के थोड़ा सा अपना यारी दोस्ती था इनसे, बुद्ध भगवान से नहीं मतलब बुद्धिस्ट काउंसिल से, और सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। एक बात याद रखना, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ एट, तुम लोग तो पढ़ चुके हो यार, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल लोग पढ़ चुके हैं, ये सब बताऊंगा नहीं यार, तुम लोग पढ़ चुके हो, तुम लोग को बताना चाहिए कम से कम, जो नहीं पढ़े हैं कुछ तो पता होगा थोड़ा बहुत। फर्स्ट सेकंड थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, क्या है बुद्धिस्ट काउंसिल? बताओ रोशन, क्या है बुद्धिस्ट काउंसिल? क्या होता था बुद्धिस्ट काउंसिल में? और खाना पीना, बुद्ध भगवान के फिलॉसफीज और उनके कहानियों और उनके लेखों को एक साथ कंपाइल किया जाता था, है ना। हम लोग पटक पढ़ते हैं, जात का, पाटकास, जैनिज्म और बुद्धिज्म में, आरण्यक ग्रंथ, ये सॉरी त्रिपटक की हम बात करते हैं, इनका कंपाइलेशन हुआ था। इसके साथ ही साथ हम बुद्धिस्ट काउंसिल में ही देखे हैं कि बुद्धिज्म दो पार्ट में डिवाइड हो गया। कौन कौन से दो पार्ट में? तुम लोग इसी बार दियो एनडीए का एग्जाम, तुम दोनों। हीनयान और महायान में डिवाइड हुआ है, कर रहे हो बैठ करके, भगवान ही मालिक है सबका। नंद डायनेस्टी, द नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी, यानी कि इससे पहले जो सारी की सारी डायनेस्टी थी वो कैसी डायनेस्टी थी? क्षत्रिय डायनेस्टी। यानी कि यहां पे हम देख पा रहे हैं क्लैंस एंड कास्ट सिस्टम। महापद्मनंदा, इंपॉर्टेंट, ऑल्सो कॉल्ड एज उग्रसेन इन पाली टेक्स्ट बिकॉज ऑफ हिज लार्ज एनिमी। पाली टेक्स्ट किससे रिलेटेड है? होमवर्क है, पता करके आना। जैनिज्म एंड बुद्धिज्म बता ही दे रहा हूं यार। प्राकृत, पाली एंड संस्कृत, ये तीन इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस हैं जो कि पुराने जमाने या महाजनपद के टाइम में बहुत ज्यादा यूज किए गए हैं, प्राकृत, पाली और संस्कृत। एक बात याद रखना कि एक और स्क्रिप्ट है, ख्रोष्ठी स्क्रिप्ट, आपके एनडीए के एग्जाम में इस बार ये पूछा गया था। क्या सबसे पुराना जो शिलालेख मिला है क्या वो लिखा गया है संस्कृत में? इसका आंसर क्या है? हिंदुस्तान में मिलने वाले सबसे पुराने शिलालेख को कौन से लैंग्वेज में लिखा गया है? उसमें संस्कृत था, सबने संस्कृत लिखा, संस्कृत सबसे पुराना? जी नहीं, जी नहीं, सबसे पुराने लैंग्वेजेस में संस्कृत है लेकिन उसमें पुराने शिलालेख नहीं लिखे गए हैं। होमवर्क आपका यही, आपको पता करके आना है। the oldest inscription which has been recorded in India, the oldest inscription which has been recorded in India has been recorded in India is compiled in which language? Is
कंपाइल्ड इन विच लैंग्वेज? 2014-15 के टाइम में ओल्ड एनसीईआरटी चला करती थी, ओल्ड एनसीईआरटी, और उसमें ये आंसर है, आपको नेट पे ऐसे मिल जाएगा। कहने का ये मतलब है कि 15 और 16 के टाइम में जो एनसीईआरटी मिल रहा था, जो उस वक्त पढ़ाई होता था, ये क्लास 12 के एनसीईआरटी से पूछा गया क्वेश्चन था इस बार का। यानी कि एनसीईआरटी से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, एक क्लाउड वाला भी क्वेश्चन था ना, कौन सा क्लाउड? रेन बियरिंग क्लाउड होता है ना? अरे एनडीए के एग्जाम में था ना क्लाउड से रिलेटेड क्वेश्चन कि कौन सा एक क्लाउड रहता है जो रेन बेयरिंग होता है। सेम क्वेश्चन सीडीएस 2012 में पूछा गया है, सेम एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, रेन बेयरिंग क्लाउड। इसके साथ ही साथ एक क्वेश्चन तुमसे पूछा गया होगा कि सबसे पहले, ये क्वेश्चन तो एकदम वन लाइनर था, कि सबसे पहले कौन से रूलर्स थे जिन्होंने अपने सिक्कों पर अपने चेहरे की आकृतियां बनाई? ये क्वेश्चन था, एकदम वन लाइनर था, सेम वन लाइनर क्वेश्चन एकदम इसमें लिखा हुआ था। पुराना जब नोट्स वगैरह देखने को मिला तो इंडो ग्रीक्स वर द फर्स्ट रूलर, और ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ था। यानी कहने का ये मतलब है कि आपको क्वेश्चंस एनसीईआरटी से पूछे जा रहे हैं, और इसी के लिए जो सारा का सारा ये मैं प्रॉपर एनसीईआरटी से ही लेकर के करवा रहा हूं। ठीक है, एनसीईआरटी से अब मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है। इसीलिए अगर आपके पास 11 12 के साइंस के एनसीईआरटी बुक्स हो गए ना, उसको पढ़ा करो। एनसीईआरटी से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कुछ पुराने एनसीईआरटी के बुक्स वगैरह को भी सॉल्व कर लो। ऐसे मैथ्स के लिए एक तो एनसीईआरटी है, और कौन सी बुक से सॉल्व करते थे मैथ्स का? आर एस अग्रवाल की बुक चलती थी। अरे यार, एच सी वर्मा मैथ्स के लिए आता है? वो तो फिजिक्स है ना एच सी वर्मा की, मैथ्स के लिए भी उनकी बुक आती है। आर डी शर्मा है यार, वही तो, आर डी शर्मा की बुक आती है मैथमेटिक्स के लिए, एच सी वर्मा की आती है। तो उन सारे को थोड़ा सा सॉल्व करना है। मैं कह ये रहा हूं कि मैक्सिमम जो अब क्वेश्चन आना शुरू हो गया है वो एनसीईआरटी के पैटर्न पे आ रहा है। यानी कि ये जो एक ऐसा बुक है, ये आपको हर बार देखने को मिलेगा। बहुत ही बोरिंग बुक लगता है, हम लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं। कुछ कोई अच्छा प्रिंट नहीं रहता है, कोई बढ़िया क्वालिटी का पेपर नहीं रहेगा, ना ही कुछ चित्र वगैरह बना रहेगा, प्लेन सा एकदम दे देगा आपको, बोलेगा पढ़ने के लिए। नहीं पढ़ने में मजा आता है, लेकिन क्या किया जाए, एकदम जो अच्छा कोई कोई देखते हो कि एनसीईआरटी में डिड यू नो करके आता है ना, बॉक्स बना रहता है। कितना क्वेश्चन इस बार देखने को मिला है? पिछले बार सीएपीएफ में मैं देख रहा था 8 ऐसे क्वेश्चन थे जो बिल्कुल डायरेक्ट डिड यू नो वाले बॉक्स हैं। 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, और एकदम पैटर्न भी एकदम सेम कि ये इस चैप्टर से पूछा, चैप्टर नंबर 2 से, तो पहला ये क्वेश्चन था, चैप्टर नंबर 6 से दूसरा ये, इस तरह से क्वेश्चन उठा करके बिल्कुल पूछ दिया था डिड यू नो वाले सेगमेंट से। इसलिए कहता है एनसीईआरटी में जो एकदम नीचे हेडिंग भी लिखा हुआ है ना, उसमें क्या क्या लिखा है वो भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि देखो बहुत सारे, अगर एनसीईआरटी का सबसे पहला पेज देखते होगे ना, तो बहुत सारे राइटर्स का उसमें नाम लिखा रहता है, बहुत सारे, कोई एक उसको नहीं लिखता है, बहुत सारे लोग मिल करके लिखते हैं। तो इसीलिए वो थोड़ा सा कंपैटिबल सोर्स है, और हमेशा ये चलता रहेगा। आदि के अंत से आदि के शुरुआत से क्वेश्चंस आएंगे तो आपको इससे पूछा जाएगा। खैर, अकॉर्डिंग टू होमवर्क पता चल गया, पाली और प्राकृत टेस्ट में बता दिया हूं, अब पता करके आना कि भाई कौन सा टेक्स्ट किसका है। अकॉर्डिंग टू द ब्राह्मणिकल टेक्स्ट ही बिलोंग टू अ लो कास्ट और नॉन क्षत्रिय कास्ट, बहुत जगह इसको घृणित भी कहा गया है। While according to the Puranas, he was the son of a king of the Shishunag dynasty by a Shudra woman, and thus the Nandas were considered as adharmic. कुछ लोग कहते हैं illegitimate child थे ये, ठीक है। Those who did not follow the norms of dharma. Buddhist texts describe the Nandas as belonging to the अनंत कुला और unknown, मतलब इनका उत्पत्ति का क्या आधार है, ये कहीं भी हमको प्रमाण नहीं मिला। लेकिन कुछ लोग मानते हैं that he was the son of a king of the Shishunag dynasty by a Shudra woman, ठीक है। तो इसको लेकर के इस पे बहुत ज्यादा आरोप करते रहो। द फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ द इंडिया एंड क्लेम टू बी द इक्रत एंड द सोल सोविनियन हु डिस्ट्रॉयड ऑल द अदर रूलिंग प्रिंसेस एंड सर्वकंथ का अप्रूव्ड द क्षत्रिय। क्षत्रियों को सबसे पहले जो हराने का काम किया कि पूरे के पूरे क्षत्रिय वंश को खत्म कर दिया जाए, इस वंश ने किया। एडेड कलिंग टू मगध, मॉडर्न डे उड़ीसा,
modern day Odisha. Also acquired Kaushala, which had in alliance likelihood rebels against him. अब कौशल का देखेंगे तो बिंबिसार के टाइम में कौशल था पार्ट नहीं, फर्स्ट शादी करके कौशल को अपने आप में अपना अलायंस नहीं बनाए थे, लेकिन पार्ट नहीं था। पार्ट था नहीं, पार्ट हुआ इन द टाइम पीरियड ऑफ, क्या कुछ परेशानी है क्या तुम्हारे दिमाग में? आजाद शत्रु, उसके बाद हटा, उसके बाद फिर आ गया which had in likelihood rebel against him, made methodical collection of taxes by regularly appointing the official. He also built canal and did a lot of irrigation work. यानी अगर हम इस पॉइंट से यहां पे देखें तो नंद थे तो चलो भाई नॉन क्षत्रिय रूलर थे, सारा कुछ थे, लेकिन उनको एक चीज का बहुत अच्छा से एडमिनिस्ट्रेशन वर्क, इस चीज में माहिर थे। क्या कैसे माहिर थे, क्या करते थे ये लोग? टैक्सेस लगाते थे। आईबीसी के दौरान हम लोग टैक्स का कॉन्सेप्ट देखे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय टैक्स का कॉन्सेप्ट है नहीं है, क्योंकि कोई लेटर वैदिक पीरियड में देखे हैं, लेटर वैदिक पीरियड में हम देखे हैं, और टैक्स को जनरली वसूला जाता था इन द फॉर्म ऑफ क्रॉप्स। फिर जब कॉन्सेप्ट आ गया कि क्रॉप्स को फिर आप पैसे के बदले ले सकते हो, तो फिर ये टैक्सेशन सिस्टम में आ गया था। धनानंद महामूर्ख, the last important king of Nanda dynasty, identified as the Agrama or the Zandrim of Greek classical writer, credited with the huge army. It is believed that Alexander attacked Punjab during his reign, but his huge army checked them from advancing toward Magad. इसके टाइम पे अलेक्जेंडर इंडिया आ चुका था। इंडिया आता है अलेक्जेंडर सेंट्रल एशियन रीजन से, कौन से कंट्री से? नॉर्थ ग्रीस, गुड। अगर कोई पर्टिकुलर उस जगह का नाम बता दे तो और बढ़िया होगा। कौन से रीजन से? बैक्टारिया, मैसेडोनिया तुम कह रहे थे, मैसोपोटामिया कह रहे थे। हाँ, अब बोल दिए तो कहोगे मैसेडोनिया बोल रहे थे, सही है, प्रेजेंट है मैसेडोनिया का रीजन है, ठीक है। आइडेंटिफाइड विद द आग्रमर्स और द जैंडमर्स, अलेक्जेंडर आता है, अलेक्जेंडर लड़ नहीं पाता है, लेकिन मैं इसको नहीं मानता कि ये सही पॉइंट है। देखो होता ये था, अलेक्जेंडर 10 साल से लड़ा जा रहा था, पूरे एरिया को जीता, प्रेजेंट अफगानिस्तान को जीता, टर्की वगैरह, ईरान, इराक को जीतते जीतते इंडिया पहुंचा। तो जब ये यहां पहुंच गया तो इसके जो सोल्जर्स थे ना, इसके खिलाफ ही विद्रोह कर दी कि भाई अब हमें नहीं लड़ना है, तुम पता नहीं क्या कर रहे हो यार, हम लोग पिछले 10 साल से घर नहीं गए, मतलब सेना में भर्ती लीजिए और 10 साल के लिए घर मत जाइए, ये वाला कॉन्सेप्ट है इसका। तो पिछले जो 10 साल से यार घर नहीं गया, तुम उसको कह रहे हो, अब बात हो गई कि भाई हम लोग पहुंच गए यहाँ पे, हम लोग बिल्कुल पहुंच गए हैं, बोलेगा कि बस यहीं पे चलना है, और हम लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, अलेक्जेंडर की फौज यहाँ थी। यहाँ आते आते तक उसको नदी वगैरह क्रॉस करनी, वो बोला कि भाई हमसे अब कुछ नहीं, कहाँ थे यार तुम? अच्छा, तो इतने देर में भैया ये बोला कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, हम लोग वापस जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं क्योंकि इट वाज बिकॉज ऑफ द धनानंद की बड़ी सेना को देख करके अलेक्जेंडर पंजाब के बाद वापस नहीं आया। कुछ लोग सही मानते हैं, कुछ लोग गलत मानते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही है, लेकिन बहुत हिस्टोरियंस इसको नहीं मानते। बहुत हिस्टोरियन कहते हैं नहीं, वो लोग होम सिक हो गए थे, इसकी वजह से लोग नहीं जा पाए। क्या नूर, क्या चल रहा है नीचे? तुम कुछ और भी पढ़ रहे हो क्या? क्या पढ़ रहे हो? एटलस खोले हुए? पढ़ा देंगे एटलस, अभी इसको देखो, फिर उसमें रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, जो चीज जब पढ़ाई हो रहा है उसको पढ़ो। He is believed to be an arrogant and oppressive ruler who imposed heavy taxes. इसके साथ ही साथ ये बहुत ज्यादा बदतमीजी किया था चाणक्य वगैरह के साथ on the common man. His greed and exploitation made him quite unpopular among the masses, and ultimately Chandragupta Maurya, under the able guidance of Kautilya, took the advantage of this public resentment and uprooted the Nanda rule and set up the Maurya empire. बहुत ही एरोगेंट, बहुत ही बदतमीज किस्म का इंसान था। ब्राह्मणों को बुलाता था और कहता था मैं तुम्हें भीख देता हूं। कहता था जिस तरह श्वान आते हैं और उन्हें मांस का लोथड़ा दिया जाता है, उसी तरह तुम हो। चंद्रगुप्त को भी कौटिल्य को भी एक बार बुलाया गया, या यूं कहना सही होगा कि विष्णुगुप्त को बुलाया गया। कौन है विष्णुगुप्त? चाणक्य के ही बचपन का नाम, और जब चाणक्य नहीं बने थे तब उन्हें विष्णुगुप्त कहा जाता था। धनानंद उन्हें बुलाता है, धनानंद अपने राज्यसभा में सबको बिठाता है और एक एक करके ब्राह्मणों को
दक्षिणा अगर देता है तो ब्राह्मणों को प्रणाम करके दिया कि भैया ब्राह्मण हैं, आप पढ़े लिखे हैं। ये करता था, फेक करके देता था कि तुम हमारे ही पैसों पे पलते हो। सारी बातें हुई। इसी बीच एक छोटा सा, एक नन्हा, अपने टीन एज में पहुंचा हुआ एक ब्राह्मण खड़ा होता है और वो धनानंद से कहता है मैं ये हूँ, मैं यहाँ से पढ़ा हूँ। तो धनानंद कहता अच्छी बात है, अगर ऐसी बात है तो तुम बताओ अपने बारे में, तुम कहाँ से पढ़े हो। तो वो कहता कि मैं पढ़ा हूँ तक्षशिला से। अब आप सबको पता होगा कि तक्षशिला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, सारी बातें होती हैं। और जब ये सारा चीज़ हो जाता है तो उसी बीच धनानंद कहता है कि अच्छा तो तुम्हारे गुरु कौन हैं। तो कहते हैं मेरे गुरु विष्णुगुप्त हैं। और चाणक्य चुपचाप से बैठे रहते हैं कोने में। चाणक्य को उठाता है और चाणक्य को कहता है तुम्हें भीख नहीं चाहिए, तुम भी लूट लो, जिस तरह सालों से तुम ब्राह्मण हम सबको लूट रहे हो। क्योंकि ये एक इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, तो ये हमेशा जो ऊंचे वर्णों के लोग होता था उसको अपना शत्रु मान के बैठा था। चुपचाप बैठे 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 चाणक्य कुछ नहीं बोले। चाणक्य उठ करके जाने लगे। चाणक्य जब उठकर जाने लगे तो ये चाणक्य को कुछ गलत भाषा का प्रयोग किया, जिसके कारण चाणक्य रुक गए। चाणक्य ने कहा कि जिस वजह से तुम अपनी ये व्याख्यान कर रहे हो, आज से कुछ ही सालों के बाद मैं एक ऐसा राजा तैयार करूंगा जो तुम्हारे पूरे समूह का नाश कर देगा। उन्होंने कहा कि मैं एक शिक्षक हूं, निर्माण और विनाश दोनों ही को मैं पालता हूं। यानी कि वो जैसा रूलर बनाना चाहेंगे वैसा रूलर वो बना सकते हैं। चाणक्य ने कहा कि मैं अपना भरण पोषण करने के लिए हजारों तुम्हारे जैसे राजाओं को खड़ा कर सकता हूं, लेकिन तुम एक भी मेरे जैसे शिक्षक को बना नहीं सकते हो। धनानंद ने धक्के मार करके चाणक्य को बाहर निकाल दिया। और फिर चाणक्य ने शुरुआत की किसी ऐसे इंसान को ढूंढने की जो नंद डायनेस्टी को खत्म कर दे। और उनकी ये खोज खत्म होती है आकर पे मौर्य डायनेस्टी के एस्टैब्लिशमेंट में। समझ आया? क्योंकि खुद बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ टाइप का इंसान था, लोग भी परेशान थे, टैक्स लगा दिया था, मार पीट हो रहा था, करप्शन अपने चरम पे था। यानी कि जिस तरह हम देखते हैं ना कि कंपनी रूल खत्म हो जाता है, होता है ना कंपनी रूल खत्म, और क्या आ जाता है इंडिया में, क्राउन रूल। उसी तरह ये जो नंद था ये इतना ज़्यादा घृणित था, हैवी टैक्स लगा दिया था, एरोगेंट ऑप्रेसिव रूलर था। चाणक्य को मिल गया चंद्रगुप्त मौर्य, नंद डायनेस्टी हो गया खत्म। नंद डायनेस्टी के खत्म होने के साथ शामिल हो गया, और अगर मैं कहूं कि मगध का सबसे बड़ा डायनेस्टी उभर करके अब आने वाला है तो ये कहना गलत नहीं होगा। सबसे पहले कौन सी डायनेस्टी की बात हुई है? हीराकुंड। बताइए आप दोनों, सबसे पहले कौन सी डायनेस्टी की बात हुई? हारेनक डायनेस्टी। बाद में शिशुनाग डायनेस्टी, बाद में नंद डायनेस्टी, अब मौर्य डायनेस्टी। थोड़ा सा याद रखिएगा। मौर्य डायनेस्टी, कॉजेस ऑफ मगध सक्सेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टी। Magad could gradually establish a dominance all over the Mahajanpad on account of several factors. Firstly, Magad enjoyed an advantageous geographical position. पढ़ चुके हैं हम लोग। क्या है geographical position? कौन बताएगा मगध का geographical position ऐसा क्या था जिसके कारण वो बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग जगह बनकर के उभरा? बताओ नूर, geographical factors बताओ जिसके कारण मगध एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनकर के उभरा। बताओ लास्ट बेंच, बताओ मंजय, मंजय नाम है ना, बताओ ऐसा क्या ज्योग्राफिकल कंडीशन था, ऐसा क्या ज्योग्राफी में था मगध के कि मगध अपने आप में एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनकर के उभरा, बाकी सबसे ज्यादा ग्रेट, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। बताओ। ठीक है, ठीक है, कवर्ड बाय हिल्स। इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा द रोल ऑफ जो कि इनरिच था और इसके साथ ही साथ पाटलिपुत्र वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स, जो कि इसको एक नेचुरल
वाटर फ्रंट बनाता था, राजगृह बनता था एक हिल फोर्ट्रेस। क्या बनता था? बिकॉज ऑफ द 5। तो ये वो ज्योग्राफिकल कंडीशन है जो मगध को पैरामाउंट बनाया महाजनपद में। राजा थे, महान राजा थे, महान उनका एडमिनिस्ट्रेशन था, लेकिन अगर ये सब ना हो पाता, अब देखो जिसके पास एल्यूवियल सॉइल है, मिट्टी है, एग्रीकल्चर अच्छा करेगा, पैसा कमाएगा, होगा। आयरन ओर है अच्छा क्वालिटी का, क्या बनेगा? वेपन से अच्छे क्वालिटी के, वॉर में आप जीतोगे, वॉर में आप जीतोगे, आप नए नए जगह को ऑक्यूपाई करोगे। रिवर्स है तो आपको नेचुरल वाटर वे मिल रहा है, आपको ट्रांसपोर्टेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जब आपको एक नेचुरल, दो नेचुरल वाटर फ्रंट मिल रहा है, दो नेचुरल आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है, तो आप यहां पे कम आर्मी रखोगे ना। यहां पे अगर आप कम आर्मी रखोगे तो ज्यादा से ज्यादा आर्मी आपकी किस में इन्वॉल्व होगी? क्योंकि आपके पास वेपन अच्छे क्वालिटी का, खाने के आपके पास कोई परेशानी नहीं है, गंगा प्लेन में खूब उपज हो रही है, आप ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा करके नए टेरिटरी को ऑक्यूपाई करोगे और मगध एक विशाल साम्राज्य बन के उभरेगा। ये वो ज्योग्राफिकल कंडीशन है जिसके कारण मगध सबसे महान महाजनपद बन करके उभरा। तो अगर कोई भी आज की भी अगर आप कंट्री को देखोगे तो वो कंट्रीज जिनका ज्योग्राफी बहुत अच्छा है वो बहुत अच्छे देश हैं। जिनका ज्योग्राफी बहुत अच्छा है वो बहुत अमीर कंट्री में से हैं। अफ्रीका एक गरीब देश है, गरीब मुल्क है, उनका ज्योग्राफी वैसा नहीं है। जंगल है तो ऐसा जंगल है जो इतना ज्यादा गहरा है, इतना ज्यादा डेंस है कि उसको कोई काट ही नहीं सकता है। नॉर्थ में पूरा का पूरा बंजर रेगिस्तान है, जो चीज थोड़ा ठीक है वो साउथ में है। तो ये याद रखना कि जिस कंट्री का ज्योग्राफी जितना अच्छा, उस कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन उतना बेहतर। ये बात थोड़ा सा याद रखना। ड्यू टू इस प्रोमिसेंट कंट्रोल ओवर रिचेस्ट आयरन डिपॉजिट फाउंड इन द साउथ बिहार। याद रखना साउथ बिहार में क्या है? Magadhan weapon were far superior and effective. Also, both of its capital, Rajgiri and Patliputra, were situated at strategic point. Grivraja or Rajgiri was surrounded by the 5 hills, पढ़े अभी हम लोग, which helped it to provide the natural fortification and it was almost impregnable. Similarly, Patliputra was more like a, since it was situated in the confluence of river Son and Ganga. Secondly, Magad lay at the center of middle Gangetic plain, जिसके कारण और इसको हेवी रेनफॉल भी मिलता था। Thus this area could be made more productive even without much irrigation. These fertile river plain provided a vast amount of agriculture which helped in the surplus. खैर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है नोट डाउन करने के लिए? मगध क्यों बना है कि इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन ड्यू टू इट्स ज्योग्राफिकल पोजीशन। इसके 3 ज्योग्राफिकल पोजीशन को वन लाइन में लिख लो, जल्दी 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 लिखो नूर, जल्दी। समझ में आ गया लिखना क्या है कि क्यों मगध बड़ा एक महाजनपद बनकर के उभरा ज्योग्राफिकल वाइज। लिखिए, लिख रही हैं? लिखिए, हिंदी इंग्लिश जिसमें भी लिखना चाहें, लेकिन लिखिए। इसके बाद 10 बजे से भी कोई क्लास है क्या? कितने बजे से? 10 से 12। लिख लिए? बताओ क्या लिखिए, बताओ। ठीक, ये सब चीज लिख लियो ना, सबको लिख लियो। अगले क्लास में पूछूंगा फिर, समझ जाना। लिख लिए आप लोग? लिखिए या नहीं? ठीक है, अगर नहीं लिख पा रही है तो बस एक पॉइंट में भी लिख लीजिएगा कि नेचुरल फोर्टिफिकेशन होता था, है ना। एक तो वाटर फ्रंट बनता था, बहुत बार पढ़ चुके हैं, अब आपको याद हो गया होगा। दूसरी बात, मिडिल गैंगेटिक प्लेन में पाटलिपुत्र, मगध का मिडिल गैंगेटिक प्लेन में, गैंगेटिक प्लेन कहने का मतलब गंगा प्लेन,
यहां पे क्या मिलता था इसको, कौन सा सॉइल, अभी भी हम लोग देख पा रहे हैं कि एलुवियल सॉइल जहां पे मैक्सिमम डिपोजिशन है वो कहां पे है, गंगा और यमुना वैली में, यानी कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये बात याद रखना। सरप्लस होता था अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चर, ये क्या मतलब है, एग्रीकल्चर से जो पैसा आता है। सरप्लस क्या हुआ, मोर देन इनफ। आपको खाने के लिए 100 केजी चाहिए लेकिन आपका उपज हो रहा है 300 केजी का, तो आपने क्या किया कि भैया 200 केजी को हम बैंक में रखते हैं, खराब जब हालात होगा तब यूज करेंगे, लेकिन क्योंकि मेरी इतनी बड़ी आर्मी है तो आर्मी को भी रखने के लिए चाहिए, तो भाई 50 केजी आर्मी में इन्वेस्ट कर दिए, 150 केजी मेरे पास बचा है, 150 केजी में से एक काम करते हैं 50 को हम रखते हैं ऐसा टाइम जब मेरा हालात खराब होगा यूज करने के लिए, बाद बाकी 100 को हम बाहर में बेच देंगे, ट्रेडिंग करेंगे। अब ट्रेडिंग कैसे करेंगे, ट्रेडिंग इस तरह से करेंगे जितना मेरा माल है उस सबको लाद देंगे हम किस पे, बोट पे, क्योंकि हम लोग सिचुएटेड है पाटलिपुत्रा पे और पूरा रिवर का नेटवर्क है, पूरे इंडिया में हम लोग ट्रेड करेंगे। इस तरह से एक मगध बहुत ही पैसा वाला एरिया बन के बढ़ा। फर्दर फॉरेस्ट इन द सदर्न एरिया प्रोवाइडेड इट टिम्बर एंड एलिफेंट व्हिच गिव स्पेशल मिलिट्री एडवांटेज। एक बार और याद रखिएगा, आगे चल करके पाटलिपुत्रा पूरी तरह से, पाटलिपुत्रा फोर्ट जो है वो बना हुआ है लकड़ियों से। Effective use of horse and chariot in warfare. Magad was the first state to use elephant on a large scale. Important point है, मार्क कर लो, लिख लो। Magad was the first state to use elephant on a large scale. मगध पहला महाजनपद बना जो हाथियों का प्रयोग किया। हो गया। एलिफेंट का जब यूज होता था तो भाई एलिफेंट किसके लिए काम आ रहे हैं कि भाई उन्होंने किलाबंदी तोड़ा है, किला वगैरह को तोड़ दिया। इसके साथ ही साथ वो और एक काम करते थे, क्या करते थे, जो रोड जहां नहीं है वहां पे हाथियों को चला दो। आज के टाइम में क्या काम करता है, रोड रोलर, जेसीबी नहीं यार, रोड रोलर करता है काम, जेसीबी जो तोड़ फोड़ करता है, बुलडोजर भेज दें क्या यूपी तुमको। तो उसके बाद होता यह है कि वो पूरा रोड को समतल कर देता है। रोड को समतल तो कर ही देता था पुराने जमाने में। मगध एम्पायर में एक और चीज होता था, मगध एम्पायर के लोग ज्यादातर ठीक ठाक होते थे। ठीक ठाक कहने का मतलब चोरी चकारी नहीं करते थे, लेकिन कुछ ऐसे जो क्या कहते हैं उनको, दिग्गज, कुछ ऐसे लोग, दिग्गज और एक वर्ड है, दिग्गज हाथी को ही कहा जाता है। इसी के साथ ये बताओ कि अष्ट दिग्गजम किसके कोर्ट में रहा करते थे, अष्ट दिग्गजम अशोक में, वाह, क्योंकि अशोक पढ़ रहे हैं, पता करके आओ, पता करना। अष्ट दिग्गजम was a important 8-member, अष्ट दिग्गजम was an important 8-member committee in which kingdom, हिंट के तौर पे सदर्न इंडिया में है। ठीक है, समझ में आ गया। अष्ट दिग्गजम वेस्टर्न इंडिया भी हो सकता है, नॉर्थ में नहीं होगा। चलो, थर्डली मगध सर्टेनली बेनिफिट फ्रॉम द न्यूमरस एबल एंड एम्बिशियस रूलर। कौन कौन एम्बिशियस रूलर है भाई, बिंबिसार, इसमें मौर्य का नाम भी देना चाहिए था। खैर, इन लोगों ने सारा कुछ फेयर एंड फाउल, एवरीथिंग फेयर वाला, फेयर एंड लवली वाला हिसाब किताब लगाया। बिंबिसार ने ठीक ठाक काम किया। अजातशत्रु, महापद्मनंदा तो भाई जो किया सो किया। दे एम्प्लॉयड ऑल फेयर एंड फाउल मींस एट देयर डिस्पोजल ऑफ अ लार्ज किंगडम। फोर्थली, बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ ट्रेड, टाउन एंड मेटल मनी, द टोल, हाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट, the tolls levied to added to the treasury of the Magad king, which again helped them to maintain the huge army. Finally, the unorthodox character of Magadhian society influenced in more enthusiasm and expansion than any other kingdoms. मैं 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने डिस्कस करना चाहूंगा जिसके कारण मगध एक महान महाजनपद बना। पहला तो ज्योग्राफिकल हम लोग समझ गए। दूसरा, मगध के जो राजा हमेशा से जो मगध पे रूल किए हैं वो बहुत ही एम्बिशियस राजा हुआ करते थे। इनमें से कोई ऐसा राजा नहीं था कि भाई एकदम 2 टाइम का खाना खा लें मेरा जीवन यापन हो जाए, नहीं। कैसे रूलर थे सब, एक्सपेंशन में बिलीव करते थे। वेदर इट्स बिंबिसारा, अजातशत्रु, धनानंद,
महापद्मनंदा यानी नंदा डायनेस्टी। शिशुनाग का आप नाम नहीं देख पा रहे होंगे, ठीक है उनका, चलो जैसा रहा। ये सारे जो थे ये सब बिलीव करते थे इन द ट्रेड ऑफ, इन द मैटर ऑफ एक्सपेंशन। सब एक्सपेंशन मतलब होता है अपने जगह का विस्तार करना। हम लोग देखें ना किस तरह बिंबिसार 3 मेथड किया था, 3 मेथड्स वर यूज्ड बाय बिंबिसार फॉर एक्सपेंशन। क्या क्या 3 मेथड है? पहला शादी करना, दूसरा दोस्ती, तीसरा अपने से कमजोर किंगडम को अपने अंडर ले लेना। अजात शत्रु का क्या था कि कुछ भी नहीं, वो इन तीनों को नहीं मानता था। वो किस चीज को मानता था? बस हाँ, वो कौन सा डायलॉग है कि वो है ना कि आई डोंट लाइक वायलेंस बट वायलेंस लाइक मी। तो अजात शत्रु का थोड़ा ये वाला पॉइंट था कि भाई हम तो मारपीट नहीं करते हैं, हो जाता है मारपीट बस, ऐसा टाइप का था। तो इसको बिंबिसार को आप मान सकते हैं कि ये थोड़ा धोनी के टाइप का कैप्टनसी था। अजात शत्रु को आप मान सकते हैं कि ये थोड़ा सा, आप लोग तो पॉन्टिंग की कैप्टनसी नहीं देखे होंगे तो मैं कमिंस कहूंगा इसे। महापद्मनंदा को मैं कहूंगा क्या, हाँ शाकिब अल हसन। लेकिन शाकिब अल हसन तो यार फिर भी, ये महापद्मनंदा कुछ किया, शाकिब अल हसन तो वैसा कुछ भी नहीं किया है, इसे हम लोग रहने देते हैं। नहीं, इसका किसी से कंपेयर नहीं हो सकता है। बिंबिसार का हम देखते हैं कि भाई शांत रह करके धोनी वाला कॉन्सेप्ट रहा है। मैं इस तरह से याद किया था जब मुझे याद करना होता था। तो अब कमिंस आ गया है, मैं इसको पहले याद करता था रिकी पॉन्टिंग के तौर पे, क्योंकि पॉन्टिंग बिल्कुल फियर्स। पॉन्टिंग को देखा है किसी ने खेलते हुए? नहीं देखे होगे तुम लोग। अभी कोच बन करके बैठा एकदम शांत लगता होगा, लेकिन आप उसके कुछ पुराने क्लिप्स को देखेंगे तो पॉन्टिंग, अभी की जो ऑस्ट्रेलियन टीम है वो एकदम, वो बिना दांतों वाला शेर है अभी का ऑस्ट्रेलियन टीम। उतना मारपीट नहीं, जीतता है सारा। लेकिन पॉन्टिंग के टाइम में ऑस्ट्रेलियन टीम बदतमीज हुआ करती थी और इंडियन टीम में सब शांत लोग हुआ तक करते थे, है ना, सचिन, द्रविड़। लेकिन उन सब में एक था जो शांत नहीं रहता था, सौरव गांगुली। वो शांत नहीं रहते थे। तो वहां पे से रिवॉल्यूशन आया एक। उसके बाद फिर धोनी आ गए, उसके बाद फिर विराट भाई आ गए जिनको मारपीट बहुत पसंद है। इसके बाद गार्डन में नहीं घूमने वाले कुछ लोग आ गए जिनको पसंद नहीं है कि कोई गार्डन में घूमे, ठीक है। तो इस तरह से ये सारा चीज चला। अजात शत्रु को बाबर आजम से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाबर आजम कुछ अचीव नहीं किया। कल के भी मैच में देखो बेचारा 0 पे आउट हो गया। कल कौन जीता? आयरलैंड। उसमें जीता वो लोग, पाकिस्तान जीत गया। अरे यार बे, फकर जमान, हाँ वो अच्छा प्लेयर है, फकर जमान बहुत अच्छा प्लेयर है। मोहम्मद रिजवान, वो लिपस्टिक लगा के एकदम व्हाइट कलर का वो आता है। बाबर आजम, हाँ बाबर आजम 0 पे आउट हुआ था। साइम अयूब छक्का मार करके आउट हो गया था, 7 पे 2 विकेट गिरा। उसके बाद मुझे लगा कि फिर मजा आएगा, हारे वारेगा, चलो कोई नहीं। और उधर कौन जीता फिर कल? सीएसके। और उसमें सीएसके जीत गया, तो अभी भी है कंपटीशन में या नहीं? निकल गया? अच्छा, आरसीबी कल जीत गया वो लोग। दिल्ली निकल गया, मतलब दिल्ली निकल चुका है? नहीं निकल गया सर, हार गया। यानी 3 टीम तो बिल्कुल ही हार गया। एक टीम तो क्वालिफाई कर गया, कोलकाता 3 एलिमिनेट हो गया। तो अब ऐसा भी कुछ है कि वो उससे जीते, कोई एक हारे, कोई एक बढ़िया रन रेट से जीते। आरसीबी के साथ है, हर बार इन लोग के साथ ऐसा हो जाता है। हर बार हो जाता है कि भाई ये इसको हरा दे, ये इसको जीत जाए, यहाँ पे बारिश हो जाए, यहाँ पे ये ना हो, फिर पहुंचेंगे। ऐसा पहुंच के भी क्या पहुंचना। इस बार पाकिस्तान के साथ क्या सिनारियो था पहुंचने का? उसका लास्ट मैच था इंग्लैंड के साथ, था ये कि अगर पाकिस्तान पहले टॉस जीते और बैटिंग करे तो 500 रन बनाए और इंग्लैंड को 25 रन के अंदर ऑल आउट कर दे, और नहीं तो 3 ओवर में जो भी रन बना उसको चेस करे। तो जैसे ही टॉस हुआ और इंग्लैंड बोला हम पहले बॉलिंग करेंगे, पाकिस्तान निकल गया वर्ल्ड कप से। ऐसा हो गया था। तो ऐसे में होता है। आप लोगों ने कभी देखा होगा कि अगर कभी कोई, आप लोग फुटबॉल देखते होंगे तो फुटबॉल में होता है कि जब दो टीम को क्वालिफाई करना होता है ना, उन लोग का मैच सेम टाइम पे करा दिया जाता है कि किसी को ये ना पता चले कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। एक बार हुआ था ऐसा, वेस्ट जर्मनी और पोलैंड के बीच में मैच था, और हुआ ये था कि उससे पहले वाले मैच में यूरेशिया और यूगोस्लोवाकिया का मैच था। उसमें यह था कि यूरोशिया और यूगोस्लोवाकिया में कोई भी जीतता है तो ठीक है, लेकिन अगर वेस्ट जर्मनी और इन दोनों के बीच का मैच अगर ड्रॉ भी हो जाता है तो दोनों टीम पहुंच जाएंगी। तो दोनों टीम ऐसे खेल रही थी। मैच शुरू हुआ, दोनों टीम आपस में ही खेल रहे थे, बस 2 प्लेयर खेल रहे थे, गोलकीपर आराम से बैठ गए थे,
मैच चला ही नहीं, रेफरी परेशान हो गया, रेफरी रेड कार्ड दे रहा है, देते रहो रेड कार्ड, हम खेलेंगे ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा खेला तो अपनी टीम को ऐसे पास दिया, 90 मिनट खत्म हुआ, जो टीम बेचारा जीता वो निकल गया, ये दोनों ड्रॉ करके आगे पहुंच गए। वहां पर से ये कॉन्सेप्ट आ गया कि अगर ऐसा कंडीशन बनेगा कि कोई एक टीम जीतेगा और एक टीम हारेगा और वो आगे जाएगा या बाहर निकल जाएगा, तो दोनों का मैच एक ही टाइम पे कराओ, ताकि दोनों को पता ही नहीं चलेगी क्या हो रहा है। पिछले बार यूरो कप में ऐसा देखने को मिला था, हंगरी जीत भी रहा था तो बेचारा बाकी का हंगरी प्लेयर को देख रहा था कि वो दूसरे का मैच देख रहा था कि कहीं भाई वो एलिमिनेट होकर के निकल ना जाए। अभी अभी होगा यूरो कप, उसमें मजा आता है फिर ऐसे में। यूरो कप पता है ना कौन से कंट्रीज के बीच में होता है? यूरो कप यूरोपियन कंट्रीज के बीच में होता है। कोपा अमेरिका किसके बीच में होता है? कोपा अमेरिका होता है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में। वर्ल्ड कप में तो सब समझ ही रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट 4 इवेंट होता है फुटबॉल का। फीफा वर्ल्ड कप पूरा वर्ल्ड खेलता है, यूरो कप, चैंपियंस लीग तो हो जाता है भाई फिर उन लोग का क्लब वगैरह का, जो कल रियल मैड्रिड जीता है इसको हरा करके, बोरुसिया डॉर्टमुंड को। हो गया ये पॉइंट। अनऑर्थोडॉक्स कैरेक्टर। नॉर्थ वेस्ट इंडिया, पर्सन मैसेडोनियन रीजन। कौन से रीजन की बात कर रहे थे? अब तक कौन सा रीजन पढ़ रहे थे? अब कौन सा रीजन पढ़ेंगे फिर से? क्यों इंपॉर्टेंट है ये रीजन? यहां पे से भारत में आक्रमण हुआ है। मेरा एक साउथ इंडियन फ्रेंड था, वो हमेशा कहता था, अरे यार तुम लोग बहुत ही कमजोर महाजनपद के एरिया से हो, तुम लोग का जो तुम जिस एरिया से हो तुम लोग बहुत कमजोर एरिया से हो। मुझे भी लगता था हाँ भाई हमारे यहाँ चलो उस तरह का एजुकेशन नहीं है, लेकिन फिर मुझे लगा कि फिर वो बहुत पुराने बात को उठाने लगा। वो उठाने लगा, देखो हमारी तरफ कितने बड़े बड़े मंदिर हैं, हमारी तरफ कितना विस्तार हुआ है, तुम्हारी तरफ उतना कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा हमारी तरफ इसलिए नहीं हो पाया है क्योंकि इंडिया में जितने बाहर से लोग आते थे हम लोग उनको यहीं रोक देते थे, वरना अगर तुम्हारे तरफ जाते तो कुछ नहीं बचता, कुछ नहीं बच पाता। ज्यादातर जो लड़ाइयां लड़ी गई हैं भारत और विदेशी आक्रमणकारियों में, वो तो ज्यादा बस नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में लड़ा गया है। मैंने कहा अगर वैसी बात थी तब तो, ये तो बहुत पुराना बात है, टेक्नोलॉजी भी नहीं था उस वक्त, अगर वैसा बात था तो तुम लोग क्यों आने दिए वास्को ड गामा को इस तरफ? क्यों आने दिए? तुम्हारी तरफ ऐसा तो नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट में आया, नॉर्थ वेस्ट में आया, बिहार में आकर के देखता वास्को ड गामा, फिर हम देख के क्या होता। वो तो आया तुम्हारी तरफ। तो इसी के लिए उन लोगों का कहना था कि नहीं हमारे तरफ हम लोग ज्यादा, क्योंकि उनके तरफ वो लोग 2 राजाओं की बात करेंगे, चोला की बात करेंगे और पांड्यास की बात करेंगे, और हम लोग जब बात करेंगे तो खत्म ही नहीं होगा, महाजनपद ही नहीं खत्म होगा। महाजनपद जब खत्म होगा उसके बाद हम लोग बात कर देंगे मुगल सल्तनत की। उनको तो मैं एज अ रूलिंग किंग नहीं मानता हूं क्योंकि वो ज्यादा कुछ विस्तार किए नहीं। उसके बाद बात कर लेंगे राजपूत किंगडम्स की। तो किंगडम्स खत्म ही नहीं होगा। इनके तरफ तो विस्तार तब हुआ है 6th BC के आसपास। उससे पहले यहां पे सिर्फ ट्राइबल लोग रहते थे जिनको मेगालिथिक्स कहा गया है। पत्थर का छोटा छोटा बंकर रहता था, उसमें रहते थे लोग। एक जो बड़ा विस्तार इनके समय में हो गया वो आ गया संगम लिटरेचर। संगम का टाइम पीरियड से इनका टाइम पीरियड शुरू है। हमारा टाइम पीरियड IBC से शुरू है और यहीं पे फिर आ जाता है द थ्योरी ऑफ आर्यंस। सारा बाग घूम फिर के फिर यहां पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है नॉर्थ और साउथ में। वो कहते हैं भाई हमारे तरफ लोग आ नहीं पाए, तो आ नहीं पाए क्योंकि ये यहीं पे रुक गए। आते तो फिर भाई और क्या। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, Magad emerged as a formidable power and gradually smaller principate and republics merged within it. The situation in northwest India did not allow for such consolidation. The Mahajanpad of Kamboja, Madra and Gandhara, ये सब के सब याद रखना, ये हैं नॉर्थ वेस्ट रीजन में। कौन से रीजन में? गांधारा तो समझ में आ रहा होगा, प्रेजेंट डे कांधार है जो कि अफगानिस्तान में है। Were continuously fighting with each other. Thus, a powerful kingdom like Magad could not emerge in the northwest. बिल्कुल। एक इंपॉर्टेंट रीजन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ऐसा क्या है भाई कि नॉर्थ ईस्ट में ही मगध जैसा बड़ा साम्राज्य बना? तो पहला तो हो गया, पहला हो गया ज्योग्राफिकल फैक्टर। दूसरा, नॉर्थ ईस्ट में ज्यादातर रूलर एम्बिशियस थे, नॉर्थ वेस्ट में वैसा कुछ नहीं था। नॉर्थ वेस्ट में ये 3 इंपॉर्टेंट जो महाजनपद थी आपस में ही लड़ते रहते थे। तो आपस में ही लड़ते रहते थे, कोई बहुत बड़ा इनको जाकर के कोई बहुत बड़ी उपलब्धि, कोई बहुत बड़ा रूलर नहीं बना यहाँ पे। विथ ईच अदर, दस अ पावरफुल किंगडम लाइक मगध कुड नॉट इमर्ज इन नॉर्थ वेस्ट।
क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाई अ पावरफुल किंगडम लाइक मगध कुड नॉट इमर्ज इन नॉर्थ वेस्ट, इट वाज बिकॉज ऑफ द महाजनपद लाइक कंबोजा, मद्र एंड गांधारा, जो कि आपस में ही कंटिन्यूअसली लड़ रहे थे, आपस में ही मारपीट कर रहे थे, तो कहां से विस्तार कर पाओगे भाई। बढ़िया ये होता कि कोई एक ऐसा बनता जो दोनों को हरा करके आपस में शामिल करता और फिर विस्तार करता, लेकिन जब तीन आपस में लड़ रहे हैं तो विस्तार हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, इनका ज्योग्राफी भी वैसा नहीं था। इसके साथ ही साथ ज्यादातर जो लोग आते थे बेचारे, ये लोग बॉर्डर पे पड़ जाते थे, जो आता था इनको मार पीट के भाग जाता था। Taking advantage of the political situation या disunity, the Persian Empire in the 6th century BCE penetrated in the northwest India. The Achaemenian king Cyrus, जिनके अभी नाम पे सीप्रस देश है, was the first ruler to invade the subcontinent. Important point है, इसे लिखो। Important point है, मार्क कर रहा हूं लेकिन फिर भी इसे लिखो। लिख ली? चल, आवाज नहीं आ रहा। डिस्ट्रॉयड द सिटी ऑफ कपिशा। चलो, जब हम लोग पढ़ रहे थे पिछले बार माउंटेन एंड हिल्स, तो उसमें हम लोग एक माउंटेन का नाम पढ़े थे। आप याद ये रखेंगे कि भारत में जब भी कोई आक्रमणकारी आया है तो उसे पास करने के लिए, भारत में पहुंचने के लिए किस माउंटेन को क्रॉस करना पड़ेगा? कौन से माउंटेन को क्रॉस करना पड़ेगा? और यहां पे एक पास है, क्या है? खैबर पख्तून। ये वो एरिया है जिसके तहत विदेशी भारत में आते थे। कौन सा पास? कौन सा माउंटेन? हिंदू कुश माउंटेन रीजन, जो अभी के टाइम में सिचुएटेड इन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान, ईस्टर्न पार्ट ऑफ, अगर मैं वेस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान कह रहा हूं, मैप लाओ नूर, मैप है, अगर मैं वेस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान कह रहा हूं तो ईस्टर्न पार्ट कौन से कंट्री की बात हो रही होगी? ईस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान और वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया होगा। अरे यार अजीब बात कह रहे हो, मैं कह रहा हूं वेस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान। अगर मैं ये कह रहा हूं कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान की अगर बात हो रही है, हाँ ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, वही कह रहा हूं। यानी कि जो हिंदू कुश माउंटेन रीजन है वो स्प्रेड इन द पार्ट ऑफ अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। ठीक है, ये इंडिया हो गया, ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान। तो ये अगर पाकिस्तान है तो मैं कह रहा हूं पाकिस्तान का वेस्टर्न पार्ट, ये नॉर्थ पार्ट हो गया पाकिस्तान का, ये साउथ पार्ट हो गया, ये ईस्ट पार्ट हो गया, ये तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफगानिस्तान इज क्लोजर टू द ईस्टर्न पार्ट ऑफ, समझे? ये बात कर रहा था मैं। हाँ, और तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान जब होगा तो बात होगा किसके? वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया का। ठीक है, माउंटेन्स एंड रिसीव ट्रिब्यूट फ्रॉम द पीपल ऑफ कंबोज एंड गांधार। बिल्कुल हारने के बाद पैसा कौड़ी लोग इसको देने लगे। लेटर द पर्शियन किंग डायरियस इन 1516 BC एनेक्स्ड पंजाब, द वेस्ट ऑफ इंडस एंड सिंध। द ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस कंसिडर्ड द फादर ऑफ वेस्टर्न हिस्ट्री राइटिंग। जितने भी आप, अगर आप कभी ग्रीस आपको जाने का मौका मिले, मेसोडानिया यानी कि सेंट्रल यूरोप और एशियन रीजन में आप जाएंगे और पुराने आप कहानियां पढ़ेंगे, तो एक कहानी या बहुत सारी हिस्ट्री जो लिखी गई है वो लिखी गई है बाय द who was a Greek historian। ये ग्रीक हिस्टोरियन था और इन्होंने ही सारी कहानियां लिखी हैं। About the Gandhara, this area was 20th and the most prosperous Satpara province of Persian Empire, ठीक है, and paid the tribute of 360 talent of the gold, which was not only more than of the 28 province put together, but also, ठीक है, Indian provinces provided merencies of the Persian armies fighting against the Greek in the 5th century. In fact, the army of Xerxes, the successor of Darius, included soldiers from Gandhara. It appeared that till Alexander invasion of India around 330 BCE, the northwest part of the subcontinent fell under the Persian rule. पर्शियन जो कि इराक ईरान के रीजन्स हैं, आज ये आपको
मॉडर्न डे इराक एंड ईरान में देखने को मिलेगा। हम ये देख पा रहे हैं कि गांधार में भी जो सोल्जर थे वो भी लड़ रहे थे कौन से रीजन में, ईरान की तरफ से, पर्शियन की तरफ से, ठीक है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत में अलेक्जेंडर के आक्रमण से पहले द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ इंडिया वाज अंडर द रूल ऑफ, समझ में आया, द अंडर रूल ऑफ पर्शियन। हम लोग स्टार्ट किए थे नॉर्थ वेस्ट से ही पढ़ना, इंडस वैली, फिर आए महाजनपद में नॉर्थ ईस्ट में, फिर आए हम लोग नॉर्थ वेस्ट में। आपको नॉर्थ वेस्ट ईस्ट वेस्ट अच्छे से पता होना चाहिए। पर्शियन इंपैक्ट ऑफ इंडिया, द 200 years of Indo-Persian contact resulted in not only the political influence but also the socio-economic acculturation. Along with providing the impetus to Indian-Persian ruler and the commerce, it also resulted in the foreign cultural lities. The introduction of the Kharasto script, पढ़े हम लोग अभी, which is divided from the Aramaic, the official script of the Persian Empire, written right to left in the Arabic. The northwestern India is a fine example highlighting the Persian impact. Some of the Ashokan inscriptions in the northwest India are written in this script. यानी कि अशोक के बहुत सारे स्क्रिप्ट जो कि भारत के नॉर्थ वेस्ट तरफ हैं उनको एरामिक में लिखा गया है। कौन से लैंग्वेज में? विच वॉज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ, ऐसा क्यों लिखा गया है? वहां पे पर्शियन एम्पायर का इन्वेजन हुआ था और इसलिए वहां के लोग पढ़ सकें तो एरामिक बोला जाता था। एरामिक बड़ा उटपटा सा लैंग्वेज है, इस तरह लिखा जाता है, जो एकदम उल्टा पुल्टा लैंग्वेज टाइप का रहता है ना, इस टाइप का वो लोग लिखते हैं। हाँ, सर्कल भी, लाइन भी, गोल गोल कुछ से कुछ ऐसा ही लोग लिखते रहते हैं। खैर, Persian single type coin were copied in India. It is also possible that the rock inscription used by Ashoka in the 3rd century BC was inspired the Persian king Darius. The monument of Ashoka time, especially the bell-shaped capital and the preamble of Ashoka edict was also a lot of Iranian influence. यानी कि हम देख पा रहे हैं कि अशोका पे किसका ज्यादा इन्फ्लुएंस देख पा रहे हैं हम, वो भी अशोका के कौन से रीजन में, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट आते आते तक संस्कृत, पाली, प्राकृत में लिखने लगा, लेकिन वहां पे लोग जो ईरानियन कॉन्फ्लिक्ट में थे, जो एरामिक वगैरह पढ़ते थे, उनके लिए ये सब लिखने लगा। अलेक्जेंडर इन्वेजन, Alexander was the son of Philip of the Macedonia, सही बता रहा था वो, Greek, who invaded India in 326 BC. It is considered that in the 4th century, the Greek and the Persians fought over the supremacy of the world. After decisively defeating the Persian army led by Darius, the Macedonian conqueror marching around the Persian Empire entered the Indian provinces. यानी कि हम देख पा रहे हैं कि अगर हम मध्य एशिया और मध्य यूरोप की बात करें तो दो लोगों के बीच में फाइट चलता था, और ग्रीक्स और, लेकिन ईरानियंस को हराने के बाद ग्रीक्स ने विस्तार करने का प्रयास किया कहां पे, और अगर कोई सेंट्रल एशिया से इंडिया आना चाहेगा तो भारत के कौन से तरफ पहुंचेगा, नॉर्थ, ये क्या हो गया, भारत की कौन सी तरफ पहुंचेगा, वो नॉर्थ वेस्ट पहुंचने को कोशिश करेगा। अगर कोई चाइना से अटैक करना चाहे तो वो इंडिया के कौन से रीजन में आएगा, नहीं आ पाएगा, क्योंकि इंडिया को एक नेचुरल बाउंड्री बना के कौन दे रहा है, हिमालय एक्ट एज अ नेचुरल बाउंड्री। और क्या हिमालय करता है, अभी गर्मी का टाइम चल रहा है, गर्मी कपड़ा पहन रहे हैं मस्त, हिमालय अगर नहीं होता तो भारत का भी मौसम सर्बिया जैसा होता। क्यों, कोल्ड विंड उधर से आता। एक और काम क्या होता, भारत में क्या नहीं होता, मॉनसून नहीं होता। मॉनसून क्यों नहीं होता, हिमालय से टकरा के जो बारिश भारत में हो जा रही है, भारत के दक्षिण उत्तर पूर्वी राज्यों में हो जा रही है, वो हवा ऊपर की ओर जाते रहता तो स्नोफॉल हो जाता। इसीलिए हिमालय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पॉइंट से भारत, इंडिया ब्लेस्ड है टू हैव हिमालयस। इतना ही नहीं, इंडिया इज ऑल्सो ब्लेस्ड टू हैव 3 कोस्ट्स, जो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये। Alexander was attracted towards India not only because of the fabulous wealth but also passionate student of geography. Geography का बहुत अच्छा student था, and natural history. He also wanted to solve problem of the ocean, the limit of which puzzled Greek geographical. The political situation of northwestern India situated his plans, and at that time the reign was split up into the number of small independent like Takshila, Punjabi. चलो, बात ये हो रही थी कि ग्रीक
इन्वेजन, अब ये बात आप समझने की आप कोशिश करें कि ग्रीक बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे, खूब पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा माहिर हुआ करते थे, और उनमें से अलेक्जेंडर एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था ज्योग्राफी का। उसको ये लगता था कि ऐसा क्या है यार कि वहाँ पे ओशन है और ओशन में जाने का रास्ता नहीं है, वहाँ पे बहुत बहुत बड़े ऊंचे पठार हैं, जंगल है, तो ये सब चीज़ अलेक्जेंडर को अट्रैक्ट करता था इंडिया आने के लिए। बोला पैसा कौड़ी सब कुछ है, लेकिन हम एक और चीज़ जानना चाहते हैं कि इंडिया, अगर इंडिया है तो वो इंडिया वैसा क्यों है। और यही उसको जो कहते हैं ना क्यूरियोसिटी, यही इंडिया की तरफ ले आया। कोई बता सकता है उसके साथ एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट राइटर, एक इम्पॉर्टेंट स्कॉलर भी आया था, जिसने किताब लिखी है, उसका नाम है इंडिका। मेगास्थनीस वगैरह का नाम कुछ अगर जहन में आपके आ रहा हो, आप लोग हिस्ट्री इसका मतलब इससे पहले नहीं पढ़े, चलो कोई बात नहीं। और एक चीज जो हुआ था उस वक्त, भारत का नॉर्थ वेस्ट कैसा था? इनको हराना अलेक्जेंडर के लिए इजी था या मुश्किल? इजी था, ठीक है। जैसे तक्षशिला, पंजाब, किंगडम ऑफ पोरस। हाँ, पोरस एक ऐसा बंदा था जो अलेक्जेंडर को थोड़ा सा रेजिस्टेंस किया था। नो मेजर यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वॉट पुट अक्रॉस अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर एंटर्ड इंडिया थ्रू द खैबर पास, पढ़े हम लोग, याद रखिएगा। In 326, except Porus, who fought for famous battle of Haida Pass और झेलम, all other kings submitted meekly. पोरस से इतना ज्यादा इंप्रेस हो गया था अलेक्जेंडर की, हार तो गया था पोरस, लेकिन फिर भी पोरस का सारा राज्य अलेक्जेंडर लौटा दिया। अब ये कितना सही कितना गलत नहीं पता, ग्रीक हिस्ट्री में लिखा है, इंडियन हिस्टोरियंस इससे अग्री नहीं करते हैं। खैर, किंग अम्बी ऑफ तक्षशिला वाज द फर्स्ट टू सरेंडर। वाह क्या बात है, देखो हिस्ट्री कैसा है। आप इतने हजारों साल के बाद भी हम इसको, इस पे हम लोग मजाक उड़ा रहे हैं इसका कि ये पहला आदमी था जो उसके सामने है सरेंडर कर दिया। लेकिन आप जब ये देखो कि आप छोटे से एम्पायर हो, आप रात में आराम से, ठंडी एकदम मौसम बढ़िया सा हुआ है, जाड़े का रात में आप सो रहे हो आराम से, आपको दूर में कहीं बहुत दूर से आपको लगे कि कहीं आवाज़ कुछ आ रहा है, टक 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 टक। आप अचानक से देखते हो तो आपके घर के आसपास के जो घर हैं उसमें सब लोग शोर कर रहे हैं कि क्या हो गया। आपको धूल का एक बहुत बड़ा गुब्बारा देखने को मिलता है, और आप जैसे ही संभल पाते हो, लाखों के भीड़ में घोड़े पे बैठे हुए अलेक्जेंडर्स के सिपाही आ जाते हैं। आप आराम से सो रहे थे, सोचिए कि आप सुबह शिकार पे जाएंगे, अब आप ही का शिकार होने वाला है रात में। तो जब कोई ऐसा सिचुएशन देखेगा तो बोलेगा हाँ भाई सरेंडर ही करना ज़्यादा बेहतर होगा, तो समझ में। लेकिन उसमें भी पोरस को हम लोग एक जानते हैं कि पोरस बहुत अंत तक लड़ा, यहाँ तक कि पोरस की जब आर्मी खत्म होने लगी तो सोल्जर्स की वाइफ तक युद्ध के मैदान में आ गई कि हम भी लड़ेंगे। अलेक्जेंडर इनसे इतना ज़्यादा इंप्रेस हो गया कि हारने के बाद अपना जो बोला, भाई हार तो गए, राज्य ले लो। कितना सही कितना गलत नहीं मालूम, ग्रीक हिस्टोरियंस उसको सही मानते हैं, क्योंकि शायद उनको ये दिखाना होगा कि अलेक्जेंडर बहुत ही दयालु स्वभाव का था। खैर, When Alexander reached Greece, his soldier began war very homesick. पढ़े हैं ना हम लोग अभी कि उसका जो सोल्जर्स था कैसा हो गया, homesick, refused to go further. Therefore, he was forced to retreat. To mark the farthest point of the advance, he erected 12 feet stone altar on the north bank of Greece. He remained in India for 19 months, and on his way back home, his military encounters with Ganasanga such as, चलो ये कि भाई वो हम लोग देख रहे थे कि महापद्मनंद के डर से वो पास नहीं किया, ये बहुत सही नहीं लग रहा है। वो इसलिए पास नहीं किया क्योंकि जो उसका सोल्जर्स थे, कुछ को बीमारी हो गया, कुछ बोला भाई पिछले 10 तुम करना क्या चाह रहे हो, एक को हरा रहे हो, दो को हरा रहे हो, 3 4 5 6, तुमको करना क्या है? अगर हरा रहे हो तो रूल भी करो। आप लोगों ने वो कहानी सुनी होगी कि एक राजा होता है, वो जाता है एक पंडित जी के पास, कहते हैं हमको, वो पंडित जी कहते हैं ठीक है तुम जितना जगह को सुबह तक कवर करोगे, ऐसा है ना कहानी कि वो तुम लौट के वापस आना पड़ता है। हाँ ऐसा कहानी है कि तुम जितना कवर कर सकते हो और फिर वापस आ सकते हो, वो जगह तुम्हारा हो जाएगा। तो वो बोलता है यार ये तो बहुत अच्छा बात है। वो चलता जाता है, चलते 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 उसको याद आता है अरे यार कोई मतलब नहीं अगर हम लौट नहीं पाएंगे तो। और जब 3 बजे का टाइम हो जाता है और वो सुबह 9 बजे निकलता है, 9 से 12 चला, 12 से 3 चला, 6 घंटा चला वो। तो 6 घंटा जो वो चला था, अब उसी 6 घंटा को वो 3 घंटा में कवर करना चाहता है। और वो दौड़ते दौड़ते उस हालत इतना खराब हो जाता है कि उसका लंग्स अंदर से एक्सप्लोड हो जाता है। और जब वो बिल्कुल उस पॉइंट पे पहुंचना चाहता है कि अब हाथ रख देंगे वहां पे, उसी वक्त उसकी मौत हो जाती है। अलेक्जेंडर के साथ वही हुआ। वो कॉन्कर तो सारा कुछ कर रहा था, लेकिन क्यों कर रहा था उसको ये नहीं पता था। क्या मतलब है कॉन्कर करने का? उसका जो सिपाही सब था हाथ जोड़ लिया, बोला बस अब हमसे नहीं हो पाएगा, हम लोग परेशान हो गए तुम्हारे इस रवैये से। और वहां के बाद वो हॉल्ट करके वापस चला गया। मालवास ही डाइट एट बेबीलोन,
since he barely had the time to organize his conquest in India, most of the conquered stake were restored to the ruler, who submitted to the authority, and his territorial possessions were divided into 3 parts, each played under Greek governor. ठीक बात है, मुझे लगता है ये लास्ट का पॉइंट होगा, देख लेते हैं ये रीजन। अरे यार इधर का बोले थे, ये आया ही नहीं, चलो मैं ऐसे बता देता हूँ। ये समझना कि यहाँ पे ग्रीक और मैसेडोनिया वाला पार्ट है, ठीक है। कौन सा माउंटेन दिख रहा है, ये हिंदू कुश लिखा हुआ है, इसको पेनिट्रेट करता है और यहां आने की कोशिश करता है, इन सारे रीजन्स को हराता है। तक्षशिला, गांधार, पामीर तो नहीं, बैक्टीरिया की हम बात कर रहे थे, और यहां पे से फिर ये वापस चला जाता है। यानी एक बात याद रखेंगे कि यहां पे से आया है, पार किया है, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, कॉकेशियस इंडुकुस, यानी कि ग्रीक में हिंदू कुश को कहा गया है कॉकेशियस इंडुकुश, ठीक है। यहां पे से आता है, और कोलिशिया वगैरह अलेक्जेंडर का आर्कलोशिया से आता है, और अलेक्जेंड्रिया नाम का एक शहर भी यहाँ पे बसाता है ऑन द अफगानिस्तान के पोर्ट पे। इसके बाद फिर अलेक्जेंडर यहाँ से आता है, और फिर ये भैया वापस अपने देश चले आते हैं। कहने का मतलब है कि ये ज्योग्राफिकल कंडीशन है। अब अभी अगर हम प्रेजेंट डे बस बॉर्डर बना दें, ऊपर तक ले लें क्या, अखंड भारत, इस तरह से है ये, ठीक है। तो इस तरह से ये इंडिया में आता है, वापस फिर चला जाता है। इफेक्ट ऑफ ये लास्ट का टॉपिक है क्या, हाँ ये दोनों करा के आज बता ही देता हूँ। अब अलेक्जेंडर के इन्वेजन से इफेक्ट क्या हुआ। अलेक्जेंडर इन्वेजन वाज द फर्स्ट ओकेजन ऑफ द एंशिएंट यूरोप केम इनटू क्लोज कांटेक्ट विद एंशिएंट इंडिया। तो जो मॉडर्न हिस्ट्री में स्टूडेंट पढ़ रहे थे, उन्हें लगा कि सबसे पहली बार यूरोपियंस अभी आए, तो क्या ये सही है? यूरोपियंस बहुत पहले से आए हैं। किस तरफ से आए लेकिन? सिल्क रूट, हाँ ठीक है। One of the most important outcome of the invasion was the establishment of the direct contact between India and Greece in different field. आगे चल करके तुम देखोगे तो बहुत सारे ऐसे ग्रीक रूलर हैं जो कि अपना नाम हिंदू भगवान के नाम पे रखनी है, वासुदेव, कृष्णा, कुशानह, ऐसा करके। The clear data account of the Alexander campaign enable us to build the Indian chronology for subsequent event of the defined basis. The crucial socio-economic information provided these travelers help us understand the diverse ancient, ठीक है, autonomous city probability to Ganasanga, Sati system on the scale of girl market placed by poor parent in the fine breed auction with modern India. चलो यहाँ पे फिर हम देख पा रहे हैं सती, इसके साथ साथ द सेल ऑफ गर्ल इन द मार्केट बाय पुअर पेरेंट्स, द फाइन ब्रीडेड ऑफ ऑक्सन इन नॉर्दर्न वेस्ट इंडिया। इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह था किस, कौन से जानवर के लिए? एलिफेंट्स के लिए। इंडिया में कौन सा ऐसा जानवर था जो अच्छी क्वालिटी का नहीं मिल रहा था? हॉर्स। यानी कि इंडिया और ग्रीस के बीच में अगर दो जानवरों के बीच में ट्रेड हो रहा था, तीन एक्चुअली तो होता था। इंडियंस ट्रेड करते थे, ग्रीस करते थे, इंडिया और एक चीज एक्सपोर्ट करता था अच्छे क्वालिटी का, ऑक्सन, बुल्स। ये इट इज सेड दैट अलेक्जेंडर ऑर्डर्ड 2 लाख ऑक्सन टू सेंड टू मैसेडोनिया। क्या कर रहा होगा भाई इतना ले आके, पता नहीं। In fact, it is said that Alexander ordered 2 lakh oxen to be sent to Macedonia and so on. On the other long-term effect, Alexander's campaign was he exported India to Europe by opening 4 distinct line of communication, 3 by land and 1 by sea. As Alexander sent admiral, ये important point है, इसे note down करो। As Alexander से करो। हो गया, ठीक। It paved way for the Greek merchant and craftsmen to establish trade between India and Greece. Another significant cultural development was the establishment of Cosmopolitan School of Arts and Gandhara. आगे चल करके ये गंधारा फॉर्म ऑफ आर्ट पढ़ा। आप जहां जहां भी बुद्ध भगवान का ऐसा मूर्ति देखते होंगे जिनके उनका बाल गोल गोल है, देखते होंगे, आपको लगता होगा रुद्राक्ष टाइप का है, वो स्नेल है, ठीक है। लेकिन वो जो अलग टाइप का ऐसा मूर्ति, इसके साथ ही जिसमें बुद्ध भगवान का जॉ लाइन बहुत ज़्यादा शार्प दिखाया गया है, कंधे चौड़े दिखाए गए हैं, कमर पतली दिखाई गई है, वो दरअसल हुआ है गांधार आर्ट के थ्रू। कौन से आर्ट के थ्रू? मेसोपोटामियंस के लोग क्लीन शेप्ड होते थे,
चौड़े कंधे होते थे, है ना, और इनका जॉ लाइन बहुत ज़्यादा शार्प होता था। तो ये लोग जो मूर्ति भी बनाते थे उसी टाइप की बनाते थे। अगर आप गांधारा स्कूल के मूर्ति को कंपेयर करेंगे ऐसे मूर्ति को जो नॉर्थ ईस्ट मिले हैं, उसमें बहुत पतली आंख बनाई गई है बुद्ध भगवान की, झुका हुआ उनको दिखाया गया है। लेकिन इस तरफ की मूर्तियों में उन्हें बलशाली थोड़ा सा दिखाया गया है। The indirect effect of Alexander invasion was it paved way for unification of North India under Chandragupta Maurya. ठीक है, as the destruction of the small steps and prosperity of the northwest, Alexander not only aided the Mauryan Empire easy expansion, but also motivated the Mauryan to believe that capturing northwest frontier is feasible and a project worth undertaking. मगध का नॉर्थ वेस्ट में विस्तार ना हो पाने का एक मेन कारण ये था कि मौर्यंस को लगा कि भाई वहां पे अलेक्जेंडर तो पहले से आया हुआ है और वो एरिया उतना भी कुछ खास नहीं कि हम उसको कैप्चर करेंगे तो कुछ होगा। अपने तरफ रहते हैं, एक्सपेंशन नॉर्थ ईस्ट में ही करते हैं। नॉर्थ वेस्ट में अगर एक्सपेंशन करने जाएंगे तो हमको कौन मिल जाएगा वहाँ पे। इसके साथ ही साथ ये कुछ वैसा भी नहीं है कि हम इसको, कुछ वैसा वहाँ पे है भी नहीं कि हम रिस्क ले करके कैप्चर करने की कोशिश करें। अगर कल्चरल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो एक इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ आर्ट आया है। कौन सा आर्ट? एक और आर्ट है जो इसमें लिखा नहीं गया है, वो है मथुरा आर्ट। कौन सा आर्ट? मथुरा, गांधारा आर्ट एंड मथुरा। कृष्ण भगवान मथुरा से रिलेटेड ना? हाँ, मथुरा आर्ट, हाँ, गांधारा आर्ट एंड मथुरा आर्ट। गांधारा आर्ट में बलशाली, क्लीन शेव, पतली कमर की तरफ से इनको दिखाया गया है और ज्यादातर में भगवान को आंख बंद करके आराम से बैठे हुए पोजीशन में दिखाया गया। आप कभी ग्रीक स्कल्पचर देखेंगे तो उसमें मेन को एकदम बहुत ही ज्यादा एकदम चिजल्ड बॉडी उनका दिखाया गया, ग्रीक गॉड जिसे कहते हैं। तो ये वो कारण है। आज हम लोग देखें महाजनपद, इंपॉर्टेंट महाजनपद के क्रोनोलॉजी को देखें, इसी के समय हम देखें कि किस तरह से भारत में विदेशी आक्रमणकारी, इनको आक्रमणकारी नहीं, विदेशी इन्वेजन्स इंडिया में आए हैं। आगे चल करके हम देखेंगे कि किस तरह से, और कुषाण वगैरह के बारे में पढ़ने होगा। इसके बाद ये टॉपिक खत्म कर देंगे, लेकिन फिर से स्टार्ट से हम लोग पढ़ेंगे एक बार मौर्य डायनेस्टी, नैत्य डायनेस्टी को। अभी तो बस डिटेल में नहीं पढ़ें, आगे चल करके थोड़ा डिटेल में भी इसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्लियर है यहाँ तक की बात? कौन सा, क्या डेट है आज? तो पहली क्लास है ना इस वीक की, मंडे है ना? मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, हाँ ठीक है, अभी चलता रहेगा। इस पूरे होगा तो मैं पूरा एंशिएंट ही खत्म कर दूंगा, उसके बाद फिर ज्योग्राफी स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक की बात? थैंक यू। जय हिंद। इसे ऑफ कर देना।